तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको मैं रेगुलर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासेस दे रहा हूँ, जिसमें से हमारी जो प्रीवियस सीरीज़ थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, उस सीरीज़ में मैंने कई सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए हैं। तो आज हम उसी टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से और एक बड़े सुंदर से कोट के साथ में, एक बहुत अच्छे सुविचार के साथ में हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो देखिए वो क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर आपका सुविचार दिखाई दे रहा होगा। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए आप अपने लक्ष्य पर काम करते रहें। याद रखिएगा, आपका भविष्य आपके वर्तमान पर है, इसीलिए आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाइए तो भविष्य आपका बहुत अच्छे से बनेगा। कहने का मतलब आप रेगुलर पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे नेक्स्ट, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो रिवीजन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है द लेविनोरा कंटेन्स फैट टिश्यू, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लेविया माइनोरा है उसके अंदर फैट टिश्यू, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन बट द लेविया माइनोरा आर डिवॉइड ऑफ फैट। क्या? डिवॉइड ऑफ फैट। डिवॉइड ऑफ फैट का मतलब जिसमें फैट नहीं होता। एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स, और ये हेयर फॉलिकल्स भी कंसिस्ट नहीं रखते। तो माय लविंग स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो लेविया माइनोरा है और लेविया मेजोरा, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि लेविया मेजोरा के अंदर फैट टिश्यू होते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन लेविया माइनोरा में ये नहीं पाए जाते, ठीक है। अब आप देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। फर्स्ट यूरेथ्रल, वजाइनल, थर्ड है बार्थोलिन्स और फोर्थ है स्किनिस डक्ट। तो जो वल्वा है, हमने स्टडी किया था पूरे वल्वा के बारे में, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी हमने वल्वा के बारे में भी की थी। तो वल्वा में मैंने आपको 4 ओपनिंग्स बताई थी, जिसमें से सबसे पहली ओपनिंग थी यूरेथ्रल ओरिफिस की, दूसरी ओपनिंग मैंने बताई थी वजाइनल ओरिफिस की, और 2 ओपनिंग मैंने बताई थी ग्लैंड्स की, जिसमें से एक होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट और एक होती है स्किनिस ग्लैंड की डक्ट, ठीक है। दोनों ही ग्लैंड्स काय में हेल्प करती हैं? याद रखिएगा, दोनों ही ग्लैंड्स हमेशा लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? लुब्रिकेशन में। तो ये पॉइंट को आप नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ बार्थोलिन डक्ट इज 2 सेंटीमीटर। क्या पॉइंट है? द लेंथ ऑफ बार्थोलिन डक्ट इज 2 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिएगा, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बार्थोलिन डक्ट की लंबाई बताइए, तो कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल इज 7 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को जरा गौर दे के सुनिएगा कि जो एंटीरियर साइड से वजाइना की जो लंबाई होती है वो पोस्टीरियर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जिस समय हमने लेक्चर किया था उस समय आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो एंटीरियर लेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है बजाय पोस्टीरियर लेंथ के। तो एंटीरियर लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं क्या है। द पीएच ऑफ वजाइना इज रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 4 to 5.5। वजाइना का पीएच क्या है? नोट कर लीजिए इसे, 4 से लेकर के 5.5 तक के बीच में या 6 तक के बीच में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये टोटली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। गौर कीजिएगा कि टोटली जो एसिडिक इन्वायरमेंट है इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या रोल है? तो इसका सबसे बड़ा रोल है कि वजाइना के अंदर कोई भी एबनॉर्मल वायरस या बैक्टीरिया एंटर न कर जाए, ठीक है। जैसे हमारे घर में हम किसी भी बचाव के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, है ना, रखते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी जो फीमेल्स हैं उनकी वजाइना के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डॉर्डरलाइन बेसिलाई। क्या नाम है? डॉर्डरलाइन बेसिलाई। उस बैक्टीरिया के द्वारा एक
सोल्जर की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो वर्क करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कोई एबनॉर्मल बैक्टीरिया या वायरस एंटर न कर जाए वजाना के अंदर, जिससे यूटीआई जैसी समस्या ना हो। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि डॉर्डल लाइन बेसिलाई क्या करता है, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा करता है किसके अंदर, फीमेल्स की वजाना के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है द वेट ऑफ द यूट्रस इज अबाउट 50 to 80 ग्राम्स। याद रखिएगा जो यूट्रस है उसका वजन होता है 50 से 80 ग्राम। कितना होता है, 50 to 80 ग्राम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है द डायमेंशंस ऑफ यूट्रस। अगला जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, वो रिवाइज कर रहे हैं हम डायमेंशंस के लिए। किसके लिए, यूट्रस के डायमेंशंस माने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो यूट्रस की जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, आपको दिखाई दे रही होगी सामने, 7.5 सेंटीमीटर होती है, और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो इनको याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और हर कोई आपसे वाइवा में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है फेलोपियन ट्यूब की लंबाई के लिए। अगला पॉइंट किसके लिए है, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई के लिए। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये फेलोपियन ट्यूब बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये ओवरी से ओवा को रिसीव करती है और यूट्रस तक पहुंचाने का ये काम करती है। पहला फंक्शन तो इसका यही है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो एम्पुला नाम का पार्ट पाया जाता है, आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको भी रिवाइज करेंगे। तो एम्पुला नाम का जो पार्ट पाया जाता है उस पार्ट पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना या जुड़ना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी इसी में होता है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए इसी के ऊपर आ गया अगला पॉइंट कि द फेलोपियन ट्यूब है 4 पार्ट्स। फेलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला पार्ट होता है इसमें इंटरस्टिशियल पार्ट। कौन सा पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट, जिसकी लंबाई होती है 1 mm। कितनी लंबाई होती है इसकी, या इसका डायमेंशन कितना होता है, 1 mm। इस्तमस, अगला एम्पुला, अगला इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम 6 mm का होता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरस्टिशियल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट है जिसकी डायमेंशन होती है 1 mm, लेकिन सबसे लंबा अगर पूछा जाए फेलोपियन ट्यूब का पार्ट तो वो होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 6 mm इन डायमीटर। क्या है ये पॉइंट, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि जो फीमेल यूरेथ्रा है उसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर, लेकिन उसका जो डायमेंशन है वो होता है 6 mm। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अब अगला पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखिए। द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज 10 to 16 ईयर ओल्ड। क्या, द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। देखिए ये जहाँ पे सामने तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि जो एज है प्यूबर्टी की एज, प्यूबर्टी एज का मतलब होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाना, या किसी भी फीमेल का चाइल्ड बियरिंग पीरियड में एंटर कर जाना, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की जो एज है वो फीमेल में अलग मानी जाती है, मेल में अलग मानी जाती है। ठीक है, मेल के अंदर इसकी जो रेंज है वो 12 से लेकर के 16 साल तक होती है, और फीमेल में इसकी रेंज होती है 10 से लेकर के 16 साल के बीच में। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द एज ऑफ मीनोपॉज। क्या है, द एज ऑफ मीनोपॉज इज बिटवीन 45 to 55 ईयर्स। मीनोपॉज क्या है, मीनोपॉज मीन्स होता है कंप्लीटली सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, और मैंने हाल ही में एक नया लेक्चर आपके सामने अपलोड किया है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे ही था। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना मीनार्की कहलाता है, लेकिन उसका स्टॉप हो जाना, रुक जाना ही क्या कहलाता है, मीनोपॉज। इसकी एज होती है
45 से लेकर के 55 साल के बीच में ये कभी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, मीनोपॉज मीन्स कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीनोपॉज मीन्स होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंप्लीटली स्टॉप हो जाना या रुक जाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, द एज ऑफ मीनार्की इज 30 ईयर। द एज ऑफ मीनार्की इज 13 ईयर। मीनार्की क्या है? मीनार्की मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। किसी भी फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एराइज होना, दिखना ही क्या कहलाता है? मीनार्की। इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज मानी जाती है एवरेज 13 ईयर, लेकिन ये 10 से लेकर के 16 साल के बीच में कभी भी हो सकती है। और एग्जाम में आता है तो आप 13 ईयर्स करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इज अबाउट। ये पॉइंट कह रहा है कि कितना मेंस्ट्रुअल ब्लड एक बार की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लॉस होता है या बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसकी एवरेज वैल्यू मानी जाती है लगभग 35 ml। कितना? 35 ml इसकी वैल्यू मानी जाती है, लेकिन ये 20 से लेकर के 80 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। 20 से लेकर के 80 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। चलिए अगला पॉइंट, द डायमीटर ऑफ मेच्योर ओवम इज, द डायमीटर ऑफ मेच्योर ओवम इज 130 माइक्रोन्स। याद रखिएगा, जो मेच्योर ओवम है, ओवम मीन्स ओवा, ठीक है, जिसको हम फीमेल एग भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो डायमीटर है, जब ये फुली मैच्योर होता है तो उस समय इसका डायमीटर होता है 130 माइक्रोन। कितना होता है? 130 माइक्रोन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, द LH हार्मोन कॉज ओव्यूलेशन। जो LH हार्मोन है वो क्या कॉज करता है, क्या पैदा करता है? ओव्यूलेशन। कैसे? जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल 14 डेज पर 14वें दिन जब पूरी तरह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो LH सर्ज होता है। LH सर्ज मीन्स LH का लेवल अचानक से बढ़ता है, और LH के लेवल बढ़ने की वजह से एकदम से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवा बाहर आ जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते समय कराया था, ये हमारी रिवीजन वीडियो है, तो आप जरा गौर से इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे, अगला पॉइंट है, द कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ल्यूटियल फेज। द कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ल्यूटियल फेज, माने कांस्टेंट फेज होता है एक ल्यूटियल फेज, जो अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि LH का निकलना ये 14वें दिन होता है, जिसके बाद में क्या होता है? ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, ल्यूटियल फेज आफ्टर द ओव्यूलेशन ही स्टार्ट होता है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में इसे सेक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं और इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसका अदर नेम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? ल्यूटियल फेज को हम सीक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर आफ्टर द ओव्यूलेशन। आपने कई बार सुना होगा कि ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेट करते समय किसी भी फीमेल में टेम्परेचर राइज होता है, माने टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है? उस टेम्परेचर के बढ़ने का कारण है प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकला? इसका चीफ जो सोर्स है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे ही LH बढ़ता है तो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने से ग्राफियन फॉलिकल, माने ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने की वजह से ओवा बाहर निकला और बचा क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे हम मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली में से दाना बाहर और छिलका रह जाता है ना, ऐसे ही दाना समझ सकते हो आप ओवा को, और जो छिलका है वो क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम का बड़ा ही मेन रोल होता है जो ल्यूटियल फेज में और सीक्रेटरी फेज में वर्क करता है। ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है 3 महीने तक, जब तक पूरी तरह से प्लेसेंटा नहीं बन जाता। ठीक है, चलिए अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है, द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज बाई कॉर्पस ल्यूटियम। इससे पहले ही मैंने अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था आपके साथ में कि द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन करता है, लेकिन साथ में ईस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन वो करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कैन
टेक्स प्लेस एट ओविडक्ट। अभी बताया था, ओविडक्ट मीन्स होता है फैलोपियन ट्यूब। तो ओवम और स्पर्म दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा ओविडक्ट के अंदर होता है। उस पार्ट का नाम है एम्पुला, याद रखना एम्पुला में होता है, ठीक है, यूट्रस में नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, अगर आप ओविडक्ट की एक्सरे स्टडी करते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज होता है? एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज सेल्फिंजियोग्राफी। क्या नाम देते हैं उसको? सेल्फिंजियोग्राफी। अगर आपके पास में कोई डॉक्टर ने आपसे कहा कि सेल्फिंजियोग्राफी करा करके लाइए, तो इसका मतलब क्या है? ओविडक्ट का एक्सरे हमें करा करके लाना है, ठीक है, क्योंकि सेल्फिंजिस ओविडक्ट का दूसरा नाम है, अदर नेम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन द फैलोपियन ट्यूब द जायगोट इज डेवलप्ड। ये भी एक बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। लोग ये सोचते हैं कि चलो फर्टिलाइजेशन हो गया ओविडक्ट के अंदर, लेकिन जायगोट बनता यूट्रस के अंदर है। नहीं, जायगोट हमेशा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फॉर्म होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में लगभग 7वें दिन वो जाकर के इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसी के अंदर जायगोट इम्प्लांट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर 7 डेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि 7 दिन बाद यूट्रस के अंदर जायगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये इम्प्लांट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, द बेस्ट टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अचीव अगर किसी को करनी है, किसी कपल को करनी है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा? तो उसका बेस्ट टाइम रहेगा अगली मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल मेंस्ट्रुएशन का समय होता है 28 दिन। 28 दिन के बिल्कुल मिड में यानी 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जैसे ही 14 से लेकर के 28 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, सिक्रेटरी फेज कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी विजुअल होने लगती है या ब्लीडिंग फेज होने लगता है। तो उस ब्लीडिंग फेज से 14 दिन पहले क्या हुआ होगा? ओव्यूलेशन। तो उसी समय तो स्पर्म और ओवा मिलेंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। याद रखिएगा, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन, वो किसी भी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से? ये हेयर्स की ग्रोथ होना, कौन से? एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स की, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और पेल्विस का ब्रॉड होना, आवाज़ का और मधुर हो जाना, या बहुत सारे चेंजेस हैं जो फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देखने को मिलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कौन करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, ओवरी इज सीक्रेटेड मेनली 3 हार्मोन। जो ओवरी है वो मेनली 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं, सबसे पहला है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है इनहिबिन। कौन कौन से? पहला ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है इनहिबिन, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट, मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। हमेशा याद रखिएगा, मेमरी ग्लैंड्स मीन्स ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट हैं वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इज थैलार्की। जब मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत की थी उस चैप्टर की, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी के टोटल 5 साइन होते हैं। कितने? 5 साइन, जिसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि टैप टू इंक्रीज मेंसेस। क्या? टैप टू इंक्रीज मेंसेस। तो टैप माने टी मीन्स थैलार्की, जो कि फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, जो ये पॉइंट कह रहा है। दूसरा है एडिनार्की, मीन्स जो एक्सिलरी हेयर है उनकी ग्रोथ होना। तीसरा है प्यूबार्की, माने प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होना। अगला है इंक्रीज इन हाइट, और लास्ट है यानी 5th साइन है मीनार्की, माने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना। चलिए तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कॉज ऑफ मीनोपॉज इज लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। याद रखिएगा, द मेन कॉज ऑफ मीनोपॉज इज लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत जरूरी होता है,
अगर इसी की कमी होती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, तो उस स्थिति में मीनोपॉज देखने को मिलता है। मीनोपॉज मीन्स कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी क्लास कंप्लीट हुई। ये रिवीजन के कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो जो मैंने आज आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो पहले उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ में रेगुलर इंटरेक्ट में रहूंगा। रेगुलर आपकी क्लासेस एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे कंप्लीट फ्री क्लासेस मैं आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।